आप लोगों को इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में नोट टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। उसको वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और जो भी आवश्यकता होगी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसे यहाँ लिख दिया जाएगा। बाकी नोट्स आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोगों को इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ फॉर्म में नोट टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। उसको वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और जो भी आवश्यकता होगी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसे यहाँ लिख दिया जाएगा। बाकी नोट्स आप टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि डायनेमिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स यानी कि उसका मूवमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजिड बॉडी ही क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं, तो सबसे पहली हेडिंग डालते हैं रिजिड बॉडी। सबसे पहले देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी दैट डज नॉट डिफॉर्म और वाइब्रेट, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर यदि कोई बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो वो ना तो उसके शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी मतलब ठोस बॉडी। लेकिन कोई भी बॉडी आइडियली मतलब परमानेंटली रिजिड नहीं होती है या पूर्ण रूप से रिजिड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रिजिड बॉडी जैसे आप समझते हैं कि रिजिड बॉडी जैसे हो गए दीवार उवार हो गई, तो उस पर हम यदि अपना फोर्स लगाते हैं एक, तो क्या वो डिफॉर्म होगी या उसके शेप और साइज में परिवर्तन होगा? मान लो ये कोई बॉडी है, इस पर हम इस पर एक फोर्स एफ लगाए, फोर्स एफ अप्लाई किए, लेकिन इसमें जब फोर्स लगाएं तो इसके शेप और साइज में कोई चेंज ना हो। लेकिन यदि कोई बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ठीक, इस पर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं एफ। जब ये फोर्स अप्लाई करते हैं ये फोर्स, तो ये रिजल्ट क्या देता है? इसका शेप मान लो कुछ ऐसा बिगड़ गया ना, अपने शेप को ये चेंज कर दिया, मतलब अपनी आकृति को, शेप मतलब आकृति को चेंज कर दिया, या कुछ ऐसा मान लो रिजल्ट बन जाता है, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये आइडियली ये रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन इस पर यदि फोर्स लगाते हैं कोई, तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट उसमें कोई चेंज ना हो, वो वैसी की वैसी बनी रहे, तो वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। लेकिन कोई भी बॉडी आइडियली रिजिड बॉडी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई भी बॉडी हो, उस पर एक लिमिट तक ही फोर्स लगाने पर वो चेंज नहीं होती है। चाहे जैसे कोई दीवार हो गई, दीवार पर यदि हम लोग मुक्के से मारते हैं तो क्या वो टूटेगी? तो हमारे लिए वो रिजिड बॉडी है। लेकिन एक उसके लिए एक फोर्स, अगर उससे अधिक एक लिमिट से अधिक ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो दीवार क्या है? टूट जाएगी, यानी कि वो डिफॉर्म हो जाएगी। तो वहां पर रिजिड बॉडी इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बॉडी आइडियली मतलब पूर्ण रूप से रिजिड नहीं होती है। तो आगे इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? टाइप्स ऑफ मोशन, इसके मोशन के टाइप, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, द रिजिड बॉडी। इसके टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी के बारे में देखते हैं। तो मुख्य रूप से जो होता है, ये रिजिड बॉडी कितने प्रकार से मोशन करती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से ये
रिजिड बॉडी जो होती हैं ये दो तरह से व्यवहार करती हैं। ये मतलब मोशन दो तरह से करती हैं मुख्य रूप से। कैसे कैसे? एक तो आप लोग देखे होंगे जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं या फायर करते हैं बंदूक से, तो गोली सीधे जाती है ना, और गाड़ी चलाते हैं सीधा जब स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद कुत्ता दौड़ता है या कुछ भी ऐसे तो सीधा जाते हैं। तो एक सीधा मतलब एक ऐसी बॉडी जब उस पर एक फोर्स लगाते हैं कोई, तो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वह एक पॉइंट से, जैसे कोई बॉडी यहाँ है, ठीक, और इस पर कोई फोर्स लगाया गया, ठीक, अब फोर्स लगाया गया तो ये बॉडी जो है यहाँ से हट के इतना एक्स दूरी यहाँ से तय करके यहाँ पहुंच जाती है, ठीक, ये बॉडी। तो ये यहाँ से मान लो एक्स दूरी दूर हट जाती है, ठीक, यहाँ पे यहाँ दूर एक्स दूरी, इस पर फोर्स लगाए तो ये यहाँ पहुंच गई। तो ये कैसा मोशन कर रही है? ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन कर रही है? तो ये इसका पहला फॉर्म होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन की हिंदी क्या होती है बच्चों? ट्रांसलेशनल मोशन की हिंदी होती है मतलब स्थानांतरी गति, या ट्रांसलेशन मतलब वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। ये यहाँ से इस पर फोर्स लगाएगा तो ये यहाँ पहुंची ना, तो इसका एग्जाम्पल ये है ऊपर, ऊपर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। लेकिन इसका दूसरा टाइप क्या होता है? रोटेशनल मोशन। क्या होता है बच्चा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब होता है घूमना, ऐसे कोई चीज घूमने लगे तो रोटेशनल से समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ घुमावदार गति करेगी। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चा? यदि कोई बॉडी है, ठीक, ये मान लेते हैं हम कोई बॉडी है, जब इस पर हम फोर्स लगाएं, जब इस पर हम फोर्स लगाएं कोई, ठीक, कोई फोर्स इस पर लगाते हैं तो ये बॉडी क्या करे? इसमें ये बॉडी किसी बल के जब इस पर फोर्स लगाएं तो ये ऐसे यहीं पर ऐसे गोल गोल पथ में मान लो घूमना स्टार्ट कर दे। फोर्स तो हम स्ट्रेट लगा रहे हैं, लेकिन ये अपने किसी एक्सिस के लांग ऐसे घूमना स्टार्ट कर दे, वही उसी स्थान पर घूमना स्टार्ट कर दे, यहाँ से कहीं जाए ना, वहीं पर घूमने लगे, तो ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आप लोग तो गेट ओट खोलते ही होंगे, हाथ से गेट ओट खोलते ही होंगे। जब वो गेट को ऐसे उसके हत्थे को पकड़ के जब ठेलते हैं हम लोग या खींचते हैं, हम क्या करते हैं? एक फोर्स लगाते हैं उस पर, लेकिन वो गेट अपने जगह से हटता नहीं है, एक एक्सिस के एलांग ऐसे घूम जाता है, गेट घूम जाता है। तो ऐसा मोशन रोटेशनल मोशन कहलाता है। एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर घूमने लगता है, ठीक, लेकिन घूमने लगता है तो वो किसके कारण घूमता है? जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं एक, तो उसमें उसके एक्सिस की तरफ टार्क उत्पन्न होता है, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं, टाउ, बल आघूर्ण। जब हम उस पर बाय फोर्स लगाते हैं तो ऐसी बॉडी में क्या होता है? वो यही उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण, टाउ, ये उत्पन्न हो जाता है और ये जो है उसे घुमाने का काम कर रहा है, इसी के कारण वो बॉडी घूमने लगती है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। अगला हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अगली हेडिंग है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चा? एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि नहीं?
इसकी एक सिंपल सी परिभाषा जैसे होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले परिभाषा देख लें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब बच्चा ठीक है, कह तो दिए हम कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कहते हैं। अब बात उठती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। कह तो दिया भाई आपने कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज की दर को ही एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन है क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले समझ लेते हैं। मान लो कोई बॉडी है, ठीक, क्या है, मान लो, चलो दरवाजा वाला बताए थे तो दरवाजा, मान लो ये एक्सिस हो गई एक, ठीक, ये एक्सिस हो गई, ये दरवाजा है हमारा, ठीक, दरवाजा है समझ लो। तो इस पर हम कोई फोर्स जब इधर से लगाएं, इधर से जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये दरवाजा क्या है, अपने स्थान से ऐसे ऐसे मान लो यहाँ खुल जाता है ऐसे। तो ये भाई अपने स्थान से हटा तो नहीं, एक बिंदु के अराउंड घूमने लगा, ठीक, एक एक्सिस जिसे कहेंगे, या बिंदु के एलांग घूमने लगता है, ये एक्सिस है। तो इसके एलांग जब घूमने लगा तो उसके इनिशियल पोजीशन और जहां खड़ा है फाइनल पोजीशन के बीच जो कोण बनाया जाता है थीटा, ये जो कोण बनाया जाता है इसी को क्या कहते हैं, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही थीटा, यानी कि उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उस वस्तु की या बॉडी की, रिजिड बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच बनाया गया कोण जो होगा वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अनुसार क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। हमने परिभाषा क्या बोली थी, डिफिनीशन क्या बोली थी इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देख लो डी टी से डिवाइड किया गया है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, चेंज है, दर है, समय के सापेक्ष चेंज है इसमें, और ये ओमेगा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। बाकी नोट्स में आपको पूरा डिफिनीशन मिल जाएगी, सब कुछ वहां से ले लेना। एंगुलर एक्सीलरेशन आगे देखते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब ये कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, ये क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी। तो ये एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये कह रहा है कि इसे प्रेजेंट किससे कहते हैं, अल्फा से, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी।
उसमें क्या था, एंगुलर वेलोसिटी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे निकाल लेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और उसमें चेंज को यदि मतलब उसमें चेंज को निकालेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। यानी कि ओमेगा यहाँ पे निकालेंगे और ओमेगा में चेंज को यदि निकाल लेंगे यहाँ पे तो वही एक्सीलरेशन कहलाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। इसी को एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, तो देखिए बच्चा, ये इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इस हमने रोटेशनल मोशन को देख लिया, जिस प्रकार से लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में इक्वेशन के हम न्यूटन के मोशन के इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी इक्वेशन पढ़े जाते हैं रोटेशनल मोशन के। तो रोटेशनल मोशन के इसकी डिफिनीशन जो होती है, मान लो कि डिस्क्राइब करने के लिए, रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो इक्वेशन दिए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये बच्चा जिस प्रकार से आप लोग लीनियर मोशन में 3 इक्वेशन पढ़े थे ना, बताओ, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 3 इक्वेशन है रोटेशनल मोशन के। पहला कौन सा है, पहले तीनों लाइन से लिख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक बच्चा। अगला दूसरा इक्वेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बच्चा। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा, थर्ड इक्वेशन लीनियर, उसमें क्या लिखे थे, लीनियर मोशन में पढ़ते थे हम लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af पढ़ते थे ना। तो यहाँ पर v के स्थान पर क्या है, v के स्थान पर है हमारा ओमेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा परिचर्चा कर लेते हैं कि हो यार, जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी और क्या है, थीटा है बच्चा, ओमेगा नॉट है, इसे देख लेते हैं। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल इसे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, इसे इनिशियल एंगुलर है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और क्या है यहाँ पर, टी है, टी क्या है, टी तो टाइम है, टी वहां भी आपको मिलता था। अल्फा क्या है, अल्फा बच रहा है, अल्फा है एंगुलर, फिलहाल आगे पढ़ा चुके हैं इसको, एंगुलर, लेकिन लिख दे रहे हैं रिवीजन के लिए, एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है बच्चा। तो हमने तीनों समीकरण या इक्वेशन एक जगह पर लिख दिया, और यहाँ पर ये क्या क्या हैं ये चीजें, इनको भी लिख दिए। अब एक एक को प्रूफ करने की शुरुआत करते हैं। तो पहला हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल
रोटेशनल लिख दिए हैं बच्चा, रोटेशनल मोशन। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर होता क्या है, बाकी हर एक चीजें आप मान लीजिएगा या नोट्स से देख लीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं बहुत ज्यादा थियरी, सीधा आपको आइडिया बताते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा बस। बाकी मान सकते हैं लेट अस कंसीडर, माना अ रिजिड बॉडी रोटेट विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, देन एक्सीलरेटिंग टू द डेफिनेशन वाई एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ऐसे लिख सकते हैं, जो भी नोट्स में होगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे सीधा लिखेंगे बी नो दैट WKT हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt बच्चा। यही एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एंगुलर एक्सीलरेशन की परिभाषा से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको जानते हैं कि नहीं। और यहाँ पर डी ओमेगा बाई dt हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं पक्षांतर इधर, तो हो जाएगा क्या, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt। ठीक बच्चा, ये हो गया। अब क्या होगा, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, उसके बाद देखो बेटा, एक कह रहा है कि एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से हमारी रिजिड बॉडी जो है मतलब रोटेट कर रही है। जब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो ना, स्थिर, तो ये तो चेंज होगा नहीं भाई। तो चेंज क्या होगा, ओमेगा चेंज हो सकता है हमारा और dt, इन्हीं दोनों चेंज होंगे। तो जब मान लो हमारी बॉडी जब स्टार्ट करती है रोटेट, पहले क्या रही होगी, हमारी बॉडी स्थिर रही होगी समय 0 पर। जब हमने उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाना स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया फोर्स लगाना, तब हमारा समय क्या था, t0 था, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक ना, 0। और तब हमारा वेग क्या था, इनिशियल वेग हमने यहाँ लिखा है ना, इनिशियल ओमेगा नॉट। तो हमारा समझ लेते हैं कि ओमेगा जो है ये उस समय इनिशियल था, ओमेगा नॉट। शुरुआत में क्या था, हमारे वो बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा। उसके बाद जब कुछ समय बीतता है, हम फोर्स लगाते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि वह समय t हो जाता है, और तब हमारा ये ओमेगा जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा हो जाती है। तो यहां से इसको क्या कर देते हैं, तो हमें भाई ये डी ओमेगा जो है उस बॉडी के एक पार्टिकल का वेग है। ठीक, तो हमें पूरे बॉडी का निकालना है। बॉडी का निकालने के लिए हमें क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना होगा। तो छोटे छोटे पार्ट को ऐड करने के लिए बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत मतलब नॉर्मल समेशन होता है, योग होता है नॉर्मल, तो उसको अलजेब्रा नियम से आराम से ऐड कर लेते हैं। लेकिन हर चीजों को नॉर्मल नियम से ऐड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इन सारी छोटी छोटी बहुत से पार्टिकल होंगे उसमें, तो उस पूरे पार्टिकल को, उसके पूरे पार्ट बॉडी के वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल को के समेशन के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख देंगे कि देन इंटीग्रेटिंग, तब हम इस अपने समीकरण को, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग वी गेट, तब हम अपने इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे इन्हीं लिमिट पर। तो होगा क्या बच्चा, होगा कुछ ऐसा, इधर डी ओमेगा है ना, तो यहां पर हमारी इनिशियल लोअर लिमिट क्या थी, लोअर का मतलब इनिशियल ओमेगा नॉट थी स्टार्टिंग वाली, फाइनल लिमिट क्या थी,
ओमेगा जो यहाँ है उसी की लिमिट चढ़ेगी। इधर टी है ना, तो यहाँ टी वाली चढ़ेगी। टी की इनिशियल क्या थी 0, फाइनल क्या थी टी, उसके बाद यहाँ पर क्या था अल्फा डी टी। ठीक बच्चा। अब डी ओमेगा का वो करते हैं इंटीग्रेशन। तो एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, यहीं बगल में हम आपको मेंशन कर देंगे। ओमेगा का क्या होगा, डी ओमेगा का क्या हो जाएगा ओमेगा। डी ओमेगा को कैसे देखते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर आगे 1 है और डी ओमेगा है, तो कांस्टेंट, जैसे एक फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं, x की पावर n, यहीं बगल में देख लेते हैं। x की पावर n का फार्मूला इंटीग्रेशन x की पावर n जो होता है, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यही तो होता है। तो यहाँ पर यहाँ था 1 था, तो ये कांस्टेंट था। यहाँ पर वेरिएबल क्या था ओमेगा। ओमेगा की पावर क्या थी, ओमेगा यहाँ था ही नहीं, पावर क्या थी, यानी कि ओमेगा की पावर 0 थी। ठीक, तो ओमेगा की पावर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या ओमेगा की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको ना। ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा नॉट से ओमेगा, और अल्फा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से यहाँ पर टी क्या है, टी है नहीं यहाँ पर, तो टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर क्या हो जाएगी 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। ठीक, लिमिट चढ़ जाएगी 0 टू टी। अब देखते हैं बच्चा, अब ओमेगा की पावर 0 प्लस 1 क्या हो गया ओमेगा, और ये 0 प्लस 1 यानी कि नीचे 0 नीचे 1, तो 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, हमारा वो क्या है लिमिट ओमेगा नॉट पे ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाहर है, और यहाँ पर क्या हो गया टी की पावर 1 अपान 1 छोड़ देते हैं 0 टू टी। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या करेंगे, अपर लिमिट हमारी क्या है ओमेगा है। अपर लिमिट क्या है भाई ओमेगा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा बाहर है इधर, और इधर जब अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट क्या है टी, लोअर लिमिट क्या है 0, तो टी माइनस 0। यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। यहाँ पे फिर इसको पक्षांतर कर देते हैं, ओमेगा को बचा लेते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इधर आएगा, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस अल्फा टी। दिस इज द आवर इक्वेशन, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है रोटेशनल मोशन का। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देना चाहेंगे।